1945 हिरोशिमा। सुबह का वक्त था, आसमान बिल्कुल साफ था और शहर अपनी रोज की जिंदगी में खोया हुआ था। घरों में लोग नाश्ता कर रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे थे और सड़कों पर साइकिल चलाते हुए लोग अपने काम की तरफ बढ़ रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन सिर्फ उनकी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगा। फिर आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है, एक छोटा सा पॉइंट, बिल्कुल आम, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन उस प्लेन के अंदर कुछ ऐसा था जो इंसान ने पहली बार बनाया था। एक ऐसा वेपन जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस को भी पूरी तरीके से चैलेंज करने वाला था। 8:15 पर एक फ्लैश हुई, इतनी तेज, इतनी इंटेंस, इतनी अननेचुरल, कुछ लोगों ने उसे दूसरा सूरज समझा। और फिर एक पल के अंदर ही हवा ने अपनी डायरेक्शन खो दी, जमीन ने अपनी शेप खो दिया और इंसान ने अपनी पहचान पूरी तरीके से खो दी। बिल्डिंग हवा में डिसॉल्व हो गई, बॉडीज शेडो बन के वॉल्स पे चिपक गई और जिंदा बचे कुछ लोग, उनके लिए जिंदगी एक धीरे धीरे खत्म होने वाली कहानी बन गई। उस एक सेकंड ने सिर्फ हिरोशिमा को ही नहीं बल्कि साइंस और ह्यूमैनिटी के बीच के रिलेशन को ही हमेशा के लिए। डिस्टर्बिंग बात ये नहीं थी कि ये सब हुआ, बल्कि ये थी कि ये सब इंसान ने खुद बनाया था। साइंस कभी वैक्यूम में काम नहीं करता, वो हमेशा सोसाइटी, पॉलिटिक्स और फियर के साथ इंटरेक्ट करता है। 1930 और 1940 के दशक का वर्ल्ड एक ऐसा डर से भरा हुआ था जो शायद पहले कभी इतना इंटेंस नहीं था। यूरोप में एक लीडर उभर कर आ रहे थे, एडोल्फ हिटलर, जिसका एम्बिशन सिर्फ टेरिटरी तक लिमिटेड नहीं था बल्कि कंट्रोल और डोमिनेंस तक पहुंच चुका था। साइंटिस्ट को एक और चीज़ ने और ज़्यादा डरा दिया था, न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी। जब पता चला कि एटम्स को तोड़कर इनॉर्मस एनर्जी रिलीज की जा सकती है, तब एक सवाल उठा कि अगर इस एनर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है तो क्या इससे एक और वेपन बनाया जा सकता है। इसी फियर ने कुछ साइंटिस्ट को मजबूर किया कि वो एक ऐसा स्टेप उठाएं जो उनकी लाइफ को सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन बन गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो अपनी पीसफुल फिलोसफी के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भी एक लेटर साइन किया था जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को भेजा गया था। उस लेटर में एक वार्निंग थी, एक साइंटिस्ट वार्निंग, लेकिन उसका टोन पॉलिटिकल और एग्जिस्टेंशियल था। में लिखा था, अगर नाजी जर्मनी एटॉमिक बम बना लेती है तो दुनिया का बैलेंस कम्प्लीटली शिफ्ट हो सकता है। ये लेटर एक ऐसी चेन रिएक्शन को स्टार्ट था जो सिर्फ एटम्स में नहीं बल्कि हिस्ट्री में होने वाली थी। अमेरिका ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक साइंटिस्ट प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक रेस थी, टाइम के अगेंस्ट, फियर के अगेंस्ट और एक इनविजिबल एनिमी के अगेंस्ट। डेजर्ट के बीच में लैब्स बनाए गए, सिटीज सीक्रेटली क्रिएट की गई जहां साइंटिस्ट और उनकी फैमिलीज आइसोलेटेड रहते थे। उन्हें पता था कि वो कुछ बड़ा कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि वो कितना खतरनाक कर रहे हैं, कितना डेंजरस कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का लीडर बने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। वो एक ब्रिलियंट माइंड था लेकिन एक डीपली फिलोसफिकल इंसान भी। उनके लिए ये सिर्फ साइंस नहीं था, ये एक ऐसा मोरल डिलेमा था। एक तरफ उन्हें लगता था कि वो वॉर को जल्दी ख़त्म करने में हेल्प कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें ये भी समझ में आ रहा था कि वो एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो कंट्रोल के बाहर जा सकती है और किसी गलत हाथ में आ गई तो कितनी खतरनाक हो सकती है। जब न्यूक्लियर फिजिन को वेपनाइज किया गया तब एक साइंटिफिक इक्वेशन सडनली एक ब्रॉडकास्ट कॉन्सेप्ट से रियल वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन का फॉर्मूला बन गया और एक ऐसी खतरनाक वेपन बन के आया जिसको कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता था और इसका अंजाम जो बना रहे थे उनको भी नहीं पता था क्या होने वाला। 1945 ट्रिनिटी टेस्ट, ये वो मोमेंट था जब थ्योरी रियलिटी में कन्वर्ट हो रही थी। जब एक्सप्लोजन हुआ तो सिर्फ डेजर्ट नहीं हिला, साइंटिस्ट के अंदर कुछ टूट गया। एक तरफ एक्साइटमेंट थी तो दूसरी तरफ एक डीप साइलेंस। उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने नेचर के खिलाफ एक फंडामेंटल सीक्रेट को अनलॉक कर लिया है, लेकिन उसका यूज क्रिएशन के लिए नहीं, डिस्ट्रक्शन के लिए हो रहा है। ओपेनहाइमर, जो कि एक डीपली थॉट
साइंटिस्ट थे, उनके दिमाग में उस वक्त भगवत गीता की लाइन आई, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। ये सिर्फ एक क्वाड नहीं था, ये एक रियलाइजेशन था, एक साइंटिस्ट का इंटरनल ब्रेकडाउन था। उन्होंने समझ लिया था कि अब साइंस एक न्यूट्रल फोर्स नहीं रहा है, अब वो पावर बन चुका था। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद साइंटिस्ट के लिए रियलिटी अनअवॉइडेबल हो गई। वो लोग जो पहले कैलकुलेशंस और एक्सपेरिमेंट्स में बिजी थे, अब उन्हें अपने काम का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट दिख रहा था। बर्न सिटीज, रेडिएशन सिकनेस, लॉन्ग टर्म जेनेटिक डैमेज, ये सब उनकी इक्वेशंस का रिजल्ट था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बाद में कहा, अगर उन्हें पता होता कि जर्मनी बॉम्ब नहीं बना पाएगी तो वो कभी उस लेटर पर साइन नहीं करते। मैंने ओपनली न्यूक्लियर कंट्रोल के लिए कैंपेन स्टार्ट किया। वो कैंपेन स्टार्ट किया लेकिन वो चाहते थे कि दुनिया इस पावर को रेगुलेट करे, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम्स इतने सिंपल नहीं होते। पावर वंस क्रिएटेड रियली गेट्स अबेंडेड। और यहाँ से शुरू हुआ एक नया फेज, फियर का परमानेंट फेज। वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ, एक न्यूक्लियर फियर खत्म नहीं हुआ। कोल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर वेपन्स एक डिटरेंस टूल बन गए। कंट्रीज ने अपनी सिक्योरिटी के लिए और ज़्यादा बम बनाए। आयरनिकली पीस के बेस पर फियर बन गया और पीस का बेस ही फियर बन गया। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, इसका कॉन्सेप्ट एक साइकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करता है, जहाँ सब लोग जानते हैं कि अगर वॉर हुआ तो कोई नहीं बचेगा। आज का वर्ल्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी उतनी चेंज नहीं हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच टेंशन, ये किसी भी मॉडर्न जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में न्यूक्लियर पॉसिबिलिटी का शेडो हमेशा प्रेजेंट रहता है। हर बार जब टेंशन बढ़ता है, वही पुराने सवाल वापस आ जाते हैं। क्या हमें हिस्ट्री से कुछ सीखना है? क्या हमें हिस्ट्री को समझना चाहिए? सिर्फ उसमें पावर दी है, अनइमेजिनेबल पावर, लेकिन उस पावर के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, लेकिन उन्होंने सबसे पहले उससे डरना भी सीखा। शायद इसलिए उन्होंने अपोज किया, क्योंकि वो समझ गए थे कि कुछ डिस्कवरीज इतनी पावरफुल होती हैं कि उन्हें सिर्फ समझना काफ़ी नहीं होता, उन्हें कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है। आज भी दुनिया एक क्रॉस रोड पर खड़ी है। एक तरफ नॉलेज और दूसरी तरफ है विजडम। एक तरफ पावर है, दूसरी तरफ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, बल्कि ये क्या ह्यूमैनिटी उस पावर के साथ रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। क्या ह्यूमैनिटी उस पावर के साथ रिस्पॉन्सिबली जी सकती है।